वंदे मातरम बच्चों। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 16 पानी की कहानी भाग 3 के अंतर्गत आगे की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारी ऑनलाइन क्लास हुई थी तो उसमें भाग 2 में हमने थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी। आज भाग 3 के अंतर्गत आगे की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं पाठ को पढ़ूंगी, फिर बाद में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचली हो एक और बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। अब यहाँ पर देखिए शब्द आया है मैली कुचली अर्थात बहुत गंदी, फिर शिखर, शिखर अर्थात चोटी, किलकारी अर्थात हंसने की आवाज़। अब बूंद लेखक से कहती है कि जब वह बूंद बनकर आकाश से नीचे कूदी तो वह एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचली हो अर्थात गंदी होकर एक और बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और हंसते खेलते आगे बढ़ने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। इस प्रकार का आनंद उसे मिला, वह खुशी आज भी बूंद को याद है। उसके बाद बूंद और अन्य जलकण एक बार बड़ी ऊंचे शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिर पड़े। इस प्रकार वो अपनी आगे की जो भी बातें हैं वो किसे बता रही है, तो लेखक को। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खड़क हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसीलिए मैं एक छोटी धार में मिल गई। अब यहाँ पर शब्द देखिए, कठिन शब्द आए हैं। प्रहार, प्रहार अर्थात वार या आघात। खंड, खंड अर्थात टुकड़े टुकड़े कर देना या टुकड़े टुकड़े होना। मौज अर्थात उमंग मस्ती। प्रहार अर्थात मार। उन्मत्त अर्थात मत वाला। और समतल जिसका तल बराबर यानी समान हो ऐसा। अब ओस की बूंद लेखक को बताती है कि जब वो और उसके अन्य जलकण साथी ऊंचे शिखर से एक साथ नीचे चट्टान पर गिरे तो बेचारे पत्थर की दशा देखने लायक थी। वह उनकी चोट के प्रहार से टूटकर बिखर गया था। कौन? पत्थर। किसके? तो ओस की जो बूंदें थी या ओस की जो बूंदें थी और उसके जो साथी थे उनके प्रहार से टुकड़े टुकड़े हो गया था। बूंद लेखक को कहती है कि यह जो इतनी रेत देखते हो यह पत्थरों को चबा चबा कर वे जलकण ही बनाते हैं। अर्थात जो हम रेत देखते हैं तो उस रेत को बनाने में कौन लगे रहते हैं, तो यही जलकण। जब ये प्रहार करते हैं पत्थरों पर तो इनके द्वारा ही रेत बनाई जाती है। उसकी बूंद कहती है कि जब वे मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु उनका प्रहार सहन नहीं कर सकती। चट्टानों को तोड़ तोड़ कर उसे रेत बना देती है और उनकी चोट को कठोर से कठोर वस्तु भी सहन नहीं कर सकती। इस प्रकार वो बता रही है। आगे देखिए, अपनी विजय से उन्मत्त होकर वे लोग इधर उधर बिखर गए। उसकी बूंद का मन कर रहा था कि वह समतल भूमि देखने के लिए आगे समतल इलाके में जाने के लिए एक छोटी सी जलधारा में मिल गई और उसे समतल में जाना था यानी समतल देखना था या समतल भूमि का अनुभव करना था। इसके लिए वो जो ओस थी वो छोटी सी धारा में जाकर मिल गई। आगे देखते हैं। सरिता के वे दिवस बड़े मज़े के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। अब देखिए यहाँ पे सरिता, सरिता अर्थात नदी, दिवस अर्थात दिन, ऊंची मीनार ऊंची इमारत। उसकी बूंद लेखक को कहती है कि जब वह नदी में बह जा रही थी तो वो दिन उसके लिए बहुत ही खुशी के दिन थे। बूंद लेखक को
अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए कहती है कि वे कभी भूमि को काटती हैं तो कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते हैं। बहते बहते एक दिन बूंद एक नगर के पास पहुंची। जब उसकी बूंद नगर में पहुंची तो उसने देखा कि शहर में एक ऊंची इमारत है जहां से गंदी काली काली हवा निकल रही थी। आगे क्या कहती है देखिए कि मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बड़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी। उत्सुक अर्थात जिज्ञासा, दुर्भाग्य अर्थात भाग्य रहित और न्योता अर्थात बुलावा। कि बूंद लेखक का कहती है कि वह बड़ी उत्सुकता से जानने की इच्छा के लिए उसने देखने के लिए बेचैन थी कि आखिर यह कौन सी जगह है, और ये ऐसा जानने के लिए वह और उसके साथी आगे बढ़े और उसने अपने ही हाथों अपने दुर्भाग्य को बुला लिया। जो कि उसके पास वो पहुंची, वह अपने साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक वो नल इधर से उधर घूमती रही। आगे देखिए, मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। अब प्रतिक्षण अर्थात पल, चेष्टा अर्थात कोशिश की बूंद लेखक को कह रही थी कि वह हर एक क्षण उसमें से निकल भागने की कोशिश अर्थात प्रयास कर रही थी। मैं वो लगी रहती थी क्योंकि यह बहुत ही भयानक सफर था जिसमें वह फंस गई थी। इसमें भाग्य भी उसकी बूंद के साथ था। एक दिन रात के समय में वह एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां का नल टूटा हुआ था। वह तुरंत उसमें होकर निकल भागी जैसा वह करना चाहती थी और उसे फिर से मौका मिला और पृथ्वी में वो समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते वह इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी। सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोककर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। ठहर अर्थात रुकना, ओझल अर्थात गायब। अब यहाँ पर देखिए रामचंद्र तिवारी। बेर के पेड़ तक की कहानी सुनाकर उसकी बूंद रुक गई। अब सूर्य का उदय हो गया था। लेखक शायद और ज़्यादा कुछ सुनना चाहता था, तभी तो वो बूंद के चुप हो जाने पर बोल पड़ी कि बस इतनी ही। बूंद ने हामी भरते हुए कहा कि हाँ, अब और ज़्यादा वह लेखक के पास नहीं रुक सकती क्योंकि सूर्य निकल गया है। अब उसने उड़ने की शक्ति आ जाएगी और वह बाष्प बनकर हवा में उड़ जाएगी। उसकी बूंद लेखक से कहती है कि वह उसे रोककर भी नहीं रख सकता। अब ऐसा करना असंभव है। वह उसकी बूंद धीरे धीरे घटी और देखते देखते ही लेखक की हथेली से वह गायब हो गई। कि आपको ये पार्ट बेहद अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं प्रश्न अभ्यास क्या कहता है। तो प्रश्न अभ्यास में पाठ से पहला सवाल है कि लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली। तो हम लिख सकते हैं, सुबह काम पर जाते समय बेर के पेड़ पर से लेखक की हथेली पर एक बूंद गिरी, वही ओस की